गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है त्रिशला और मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजी। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, उसका ही एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रास। ये टॉपिक आपको खूब परेशान करता होगा। देखो, इस टॉपिक में स्पेशली रास में हम क्या पढ़ते हैं कि किडनीज का हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। देखो, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड फिल्टर होता है किडनी की हेल्प से, ये तो आप बात बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या होता जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या ब्लड प्रेशर कम हो जाए? तो रास सिस्टम क्या काम करता है बेटा? ये तब काम करता है जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। सर देखते हैं जरा। अभी कंडीशन क्या है बेटा? केस है, इसको हम केस मानेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कम हुआ है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आप सब नेफ्रॉन का डायग्राम जानते हैं। अगर मैं उसको घुमा के बना दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखो, ये है तुम्हारा बोवन कैप्सूल, ये तो आप सब जानते हैं बोवन कैप्सूल। इसके बाद दिस इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये क्या है बेटा? हैनेले लूप। हैनेले लूप के बाद आता है डीसी और उसके बाद कलेक्टिव नर्व। ये डायग्राम आप सब जानते हैं, बस आपने इसको थोड़ा सा सीधे करके बनाया, मैंने इसको घुमा के बना दिया है। अभी देखो, कंडीशन क्या है कि ब्लड प्रेशर कम हुआ है। जरा ब्लड प्रेशर बना देते हैं। मान लो ये जो मैं ऐसे बना रही हूँ ना सर, ये इसका मतलब है कि मैं जनरल बॉडी सर्कुलेशन दिखा रही हूँ। दिस इज अ जनरल बॉडी सर्कुलेशन, मतलब जो आपका हार्ट पंप कर रहा है और उसके बाद ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो मैं इस डायग्राम की मदद से दिखा रही हूँ यहाँ पे। अभी कंडीशन क्या है? ब्लड प्रेशर कम हुआ है। एक बात बताओ, ये जो नेफ्रॉन है इसमें ब्लड की सप्लाई कहाँ से होती है? यहाँ पर एक आर्टरी आती है, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। इस आर्टरी का नाम क्या है बच्चों? ये सब जानते हैं। दिस इज अ एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी, ये आप सब जानते हैं। एफरेंट आर्टरी आगे आगे यहाँ कैपिलरीज में मिल जाएगा। ये जो टफ कैपिलरी है या कैपिलरीज का ये जो गुच्छा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस आगे जाके इफरेंट आर्टरियोल बना रहा है। क्या बना रहा है? इफरेंट आर्टरियोल। देखो बेटा, ये एक एक्सेप्शन है बॉडी का। आपकी बॉडी में जितनी भी आर्टरी है वो कैपिलरीज में टूट के ना वेन बनाती है, पर यहाँ आप देख रहे हैं कि एफरेंट आर्टरियोल कैपिलरीज में टूट के आर्टरी ही बना रहा है। ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पर अभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई है, इस वजह से इसका डीऑक्सीजनेशन नहीं हुआ है ब्लड का, और हम इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कह सकते। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है तो हम इसको वेन भी नहीं कह सकते। तुम्हें पता है कि इफरेंट आर्टरियोल आगे जाके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में टूट रहा है, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई किसको करती है? नेफ्रॉन को। ठीक है, इसके अलावा ये दो काम और करती हैं। आपने किडनी के फिल्ट्रेशन में पढ़ा है। ये क्या काम करते हैं? एक तो ट्यूबुलर सिक्रेशन और दूसरा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो वो दोनों काम भी यहाँ से होते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डायग्राम आपके लिए फैमिलियर है। अब सिचुएशन है कि ब्लड प्रेशर कम हुआ है। ब्लड प्रेशर कम है, इसका मतलब यहाँ जो ब्लड फ्लो आएगा एफरेंट आर्टरियोल में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो ब्लड आएगा ये बहुत ही कम आएगा क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड ही कम है हमारे पास। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में उतना एनएफपी नहीं बन पाएगा। एनएफपी का मतलब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर उतना नहीं बन पाएगा जितना बनना चाहिए था। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि बीपी इज लो, एनएफपी इज लो, एनएफपी इज लो। बेटा, अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ही कम है तो क्या जीएफआर नहीं गिर जाएगा? जीएफआर आप सब जानते हैं, इट्स अ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ये ग्लोमेरुलस से 1 मिनट में
कितना फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल में आ रहा है उसको हम GFR बोलते हैं। अगर ये GFR कम हो गया तो क्या यहाँ पे आने वाला फिल्ट्रेट उसका अमाउंट कम नहीं हो गया? इसका मतलब है यहाँ जो यूरिन आ रहा है या जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो कम आ रहा है और लो प्रेशर के साथ आ रहा है बेटा। अब जरा ये पार्ट आप सब जानते हैं, इसको हम बोलते हैं PCT। और ये आप यूरिन फिल्ट्रेशन में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे या मेजॉरिटी ऑफ रीअब्जॉर्प्शन PCT में हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ ब्लड में लो प्रेशर है तो ये ब्लड धीरे धीरे मूव कर रहा है नेफ्रॉन में, और धीरे धीरे मूव करने का मतलब है यहाँ जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पर जो यूरिन बनेगा वो टेस्टलेस बनेगा बेटा। DCT के पास हैंडल लूप से होता हुआ जो यूरिन पहुंचेगा वो सॉल्टलेस बनेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्टलेस यूरिन का प्रोडक्शन होने लगेगा। सॉल्टलेस यूरिन कब बना, जब BP बॉडी में कम हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? जब सॉल्टलेस यूरिन बनता है तो अब हमारा टेक्निकल पार्ट शुरू हो रहा है बेटा। आपके DCT पे कुछ स्पेशल सेल्स लगे हुए हैं, मैं ऐसे बना रही हूँ बेटा। इन सेल्स का नाम इनको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स। ये मैक्यूला डेंसा सॉल्टलेस यूरिन जैसे ही आता है ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, और स्टिमुलेट होकर क्या करते हैं इनको समझ नहीं आता कि अरे सॉल्टलेस यूरिन का प्रोडक्शन हमें नहीं करना है, हमें सॉल्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। तो फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे एफरेंट आर्टरी पे यहाँ पर भी कुछ स्पेशल सेल्स लगे होंगे बेटा। अगर मैं ऐसे बना दूं बेटा, मान लो ये कोई सेल्स है जो आपकी एफरेंट आर्टरियों पे लगे हैं। इन सेल्स का नाम है बेटा, इनको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स या JG सेल्स। मैक्यूला डेंसा जैसे ही सॉल्टलेस यूरिन आएगा एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, GJ सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। GJ सेल्स से कहेंगे कि भाई सॉल्टलेस यूरिन बन रहा है, सॉल्टलेस यूरिन को बाहर निकालना है, क्या करना चाहिए। तब मैक्यूला डेंसा क्या करेगा, एक केमिकल रिलीज करेगा। उस केमिकल का नाम है रेनिन। रेनिन रास का R है। तो अब मैं रास का फुल फॉर्म बताऊं क्या? रास में R रिप्रेजेंट कर रहा है रेनिन को, डबल N वाला N, डबल N नहीं आएगा इस रेनिन में, डबल N माना आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। रेनिन एक मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम भी है, पर यहाँ ये वो वाला रेनिन नहीं है। रेनिन जैसे ही निकलेगा तो वो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो गया। चलो ये हम रेनिन बना लेते हैं, यहाँ R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेनिन को। अब जाहिर सी बात है यहाँ से ये पहले ट्यूबुलर कैपिलरी वेन बनाती है, और वेन की मदद से ये वापस जनरल बॉडी सर्कुलेशन में मिल जाता है। यही बात समझ में आई? अभी लेकिन ये जो ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें रेनिन मिक्स है बेटा। ये R रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेनिन को। अभी तुम्हारे रेनिन जो है वो जनरल बॉडी सर्कुलेशन में आ गया। अभी ये जनरल बॉडी सर्कुलेशन में आके क्या करेगा, चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बेटा, लीवर। आप जानते हैं, आपने डाइजेशन सिस्टम में इसके खूब फंक्शन पढ़े हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। रेनिन से एक एंजाइम निकल रहा है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है जो एक्टिव होगा या पार्शियली एक्टिव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। अभी मेरी बात समझने की कोशिश करो। लीवर प्रोड्यूस कर रहा है एंजियोटेंसिनोजेन एक पार्शियली एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, उसको हम बोलते हैं टेंसिन 1। अभी भी ये पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुआ है। आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आपके लंग्स। अब मैं इधर लंग्स ऐसे बना रही हूँ, ये लंग है हमारा, ये लंग है।
निकलता है जिसका नाम है एस, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। एस की प्रेजेंस में जो कहाँ से निकला है, लंग से निकला है, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिनोजन का एक्टिव फॉर्म है बेटा। जैसे ही ये एक्टिव होगा ये अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा और यही हमारे रास का ए है। रेनिन एंजियोटेंसिन अभी और एक ए रह गया है, देखो अभी एंजियोटेंसिन क्या करेगा, देखो एंजियोटेंसिन कुछ काम करता है, अल्टीमेट इसका काम क्या है, एंजियोटेंसिन सोच रहा है कि मुझे क्यों बनाया गया है। एंजियोटेंसिन को समझ में आता है कि मुझे भाई ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए एंजियोटेंसिन सबसे पहले क्या काम करता है, ये जो इफरेंट आर्टरियोल है ना इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। अब जरा सोचो, इफरेंट आर्टरियोल में ब्लड फ्लो आ रहा है, अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं जाएगा, और यही तो हमें अल्टीमेटली करना है। तो एंजियोटेंसिन क्या एक्शन करता है बेटा, ये ब्लड वेसल्स पर, देखो इसको बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्टर, ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और यही तो हमें अल्टीमेटली करना है। लेकिन इतने ब्लड प्रेशर बढ़ाने से थोड़ी कुछ होगा, एक और काम करेगा, ये काम करेगा जाके स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम में आप आगे पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड एक बहुत ही स्पेशल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये रिलीज करती है एक हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन डबल आर, मतलब जो डबल ए दिया है ना रास में, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। अभी तुम्हारा हो गया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, एस का मतलब है सिस्टम। अभी हमारा दूसरा एंजाइम दूसरा हार्मोन रिलीज हुआ है जिसको एंजियोटेंसिन ने स्टिमुलेट किया और यहाँ से निकला है एल्डोस्टेरोन। अभी एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, ये आपके डीसीटी पे लगे सोडियम पोटेशियम चैनल्स को स्टिमुलेट करता है। कहाँ है आपका डीसीटी, जरा देखो ये डीसीटी पे कुछ स्पेशल चैनल है जिनका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। आप सब जानते होंगे सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, लेकिन जो नहीं जानते वो सुने। सोडियम पोटेशियम पंप या चैनल कुछ स्पेशल चैनल हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं और ये क्या काम करते हैं, एक एटीपी को खर्च करके 3 सोडियम बाहर निकालते हैं, 2 पोटेशियम अंदर लेते हैं, ये इनका काम है। तो अगर सोडियम पोटेशियम चैनल एक्टिवेट होंगे तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से बहुत सारा सोडियम बाहर निकलेगा। सोडियम कहाँ जाएगा, यहाँ ब्लड वेसल है, आप इमेजिन करो यहाँ पे वासारेक्टा भी है आपका, और जैसे ही सोडियम बाहर निकलेगा, याद रखोगे बेटा सॉल्ट्स वाटर लविंग होते हैं, वाटर इसको चेंज करता हुआ पीछे निकलेगा और अल्टीमेटली हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ने से भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली ये भी क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें काम ही यही करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारा कम हुआ है। तो पहले ब्लड प्रेशर बढ़ाया एंजियोटेंसिन ने वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके, दूसरी बार ब्लड प्रेशर बढ़ाया किसने, एल्डोस्टेरोन ने। अभी एक काम और बाकी है, एल्डोस्टेरोन एक काम और कर रहा है बेटा, वो क्या कर रहा है, आपको पता है हाइपोथैलेमस नाम की एक ब्रेन का पार्ट होता है जो हमारी पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ADH। तो एल्डोस्टेरोन हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा कि ADH रिलीज करो। ADH रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, पर निकलता हुआ हमें दिखता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ADH का मतलब है एंटी
डाययूरेटिक हार्मोन, मतलब ये यूरिन में से डिहाइड्रेशन करा रहा है, पानी को निकाल रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ स्पेशल चैनल्स है बेटा, एडीएच का काम डिस्कस कर रहे हैं, इनको बोलते हैं एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस जो आपका डीसीटी है ना, डीसीटी पर और आपके कलेक्टिंग डक्ट पे बहुत सारे चैनल हैं, इन चैनल्स का नाम है एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस और एक्वापोरेंस पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, यानी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाएगा, और फिर वही चीज होगी, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ने से अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हमने 3 काम किए बेटा इसमें। एंजियोटेंसिन में क्या किया, वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट किया जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसके बाद एल्डोस्टेरॉन निकला, उसने सोडियम पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट किया जिसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा और ब्लड प्रेशर बढ़ा। तीसरी चीज एडीएच में क्या किया, एक्वापोरेंस को खोल दिया बेटा, जो बंद चैनल थे, और फिर और अल्टीमेटली वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया और अल्टीमेटली हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और यही तो हमें करना था। इस पूरे सिस्टम से किडनी हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को ऑस्मो रेगुलेट कर रही है। इस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में हम रास सिस्टम बोलते हैं। रास का मतलब है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। बेटा एक छोटा सा और केमिकल होता है, उसको बोलते हैं एएनएफ, एक्टियोनेट्रियूरेटिक हार्मोन या फैक्टर। वो आपका हार्ट रिलीज करता है, वो रास के अपोज में काम करता है क्योंकि उसको बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर पसंद नहीं। एएनएफ रास को अपोज करेगा, पर वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।